हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी पाठशाला। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 3 से हिमालय की बेटियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां, और इस पाठ के जो राइटर हैं वे हैं नागार्जुन। ये पाठ एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति की जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उसका भी मानवीकरण किया है, उससे मानवीय संबंध स्थापित किया है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, हिमालय एक पर्वत है, पर्वतों का राजा कहते हैं हिमालय को, और भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। आप सभी सुने भी हैं कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, ये सब नाम आपने सुना होगा। तो ये तीर्थ स्थल जो है हिमालय की पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इन्हीं हिमालय की और उनकी पुत्रियों की, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से जन्म लेने वाली या हिमालय से उत्पन्न हुई नदियां, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े दूर से देखा था। किसे देखा था? नदियों को देखा था। मैदानी भाग में लेखक ने नदियों को देखा था, और ये नदियाँ कैसी लगती थी? बड़ी ही गंभीर और शांत बहती हुई दिखाई देती थी, किसी संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला का अर्थ अच्छे कुल की महिला, शांत सुशील नारी की तरह ये नदियाँ प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो जो संभ्रांत कुलीन दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से आदर और श्रद्धा का भाव हृदय में उमड़ता है। वैसे ही इन नदियों के प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो मैं इन नदियों की धारा में उसी प्रकार डुबकियाँ लगाया करता जिस प्रकार मैं अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में प्रेम से जाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया गया है, और उनके कंधे पर चढ़ा अर्थात हिमालय पर्वत की यात्रा की। जब लेखक ने हिमालय पर्वत की यात्रा की, हिमालय की चढ़ाई की, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। कौन? नदियाँ। नदियों को पर्वत पर, उनके उद्गम स्थल पर लेखक ने देखा तो वे हैरान थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अब लेखक इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि जिन नदियों को मैंने विशाल आकार में मैदानों में बहते हुए देखा है, ये नदियाँ अपने उद्गम स्थल पर अर्थात हिमालय में जहाँ इनका जन्म होता है, वहाँ पर ये इतनी दुबली पतली छीन सी क्यों प्रतीत होती है। यही गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में बहुत विशाल प्रतीत होती है, और पर्वतों में यहाँ पर जहाँ से वो निकल रही है, यहाँ पर वे बहुत ही दुबली पतली छीन सी नज़र आ रही है। इनका उछलना और कूदना, किनका उछलना कूदना? नदियों का। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना,
इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब लेखक लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो नदियाँ पर्वतों में खिलखिलाते हुए कलकल छलछल करते बहते हुए नीचे उतरती है, वे अचानक मैदानों में जाकर इतनी शांत क्यों हो जाती है? यही चंचलता मैदानों में क्यों नहीं नजर आती? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हो रहा है। लेखक लिख रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और जब किसी सुंदर कली को देखता हूँ, तो उस पर मेरा ध्यान अटक जाता है, लेकिन तब भी मुझे इतनी जिज्ञासा, इतना कौतूहल नहीं होता, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना मैं इन नदियों को, इनके बदलते हुए रूप को देखता हूँ। कहाँ तो ये पर्वतों में कलकलाती छलछलाती, खूब नटखट और चंचल सी सुंदर छोटी बच्ची की तरह नजर आती है, और इनकी बाल लीला देखकर वहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है पर्वतों के ऊपर। लेकिन यही नदियाँ मैदानों में उतरकर शांत गंभीर कन्या की तरह हो जाती है। तो मुझे इसी बात की जिज्ञासा हो रही है कि ऐसा कैसे हो जाता है? कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अब लेखक कह रहे हैं कि ये नदियाँ आखिर किस ओर भागी जा रही है, क्यों भागी जा रही है? वह कौन सी मंजिल है जिसे ये प्राप्त करने के लिए इतनी उद्विग्न और बेचैन हो रही है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? महान पिता मतलब हिमालय पर्वत, जहाँ से इन नदियों का उद्गम हुआ है। तो नदियों का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है और वो उनके पिता कहलाएंगे। लेखक ने उन्हें उनके पिता के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इन महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ जो है तृप्त नहीं हो रही है। तो आखिर ऐसा कौन है जो इन नदियों की प्यास मिटा पाएगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब यहाँ पर लेखक ने कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। बंधुर मतलब क्या होता है? बंधुर का अर्थ होता है मुकुट। हमारी जो भारत भूमि है, भारत देश है, इसका मुकुट कौन कहलाता है? हिमालय पर्वत। भारत भूमि के सर का ताज कहलाता है हिमालय पर्वत। और आदित्यकाय का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या टेबल लैंड। और सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा या हरी भरी। उपत्यकाएं का अर्थ हुआ तराई या फिर घाटी या पहाड़ के पास की भूमि। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, और इन सब को पार करते हुए नदियाँ जब बर्फ़ से निकलती है, और वो पहाड़ कैसा है? हिमालय पर्वत, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। आपने देखा भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा, पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देते हैं पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ से ये नदियाँ प्रकट होती है और वहाँ से बहती हुई घाटियों को पार करती हुई, और पहाड़ों से पार करके जो छोटे समतल भाग है, हरी भरी तराई या घाटियाँ हैं, उसे पार करते हुए ये जब नीचे आती है तो कैसा लगता है? बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत होता है। सबको यह नज़ारा बहुत ही सुंदर, मनमोहक लगता है, देखने लायक लगता है। इनकी लीला, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा और रोचक लगता है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब नदियाँ जो है पहाड़ों से निकलकर
देवदार, चीड़, चिनार आदि वृक्षों के जंगलों में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद शायद इन नदियों को अपने पिता की याद आती होगी कि कैसे वे अपने पिता हिमालय की गोद से कलकल छलछल करते बहकर इतनी दूर निकल आई है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब जब ये इतनी दूर निकल आती है तो उनके पिता हिमालय को भी तो इन बेटियों की याद आती होगी कि ये नटखट बेटियां किस तरह से उनकी गोद से निकल कर गई हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। जब इस प्रश्न को आप इन चोटियों से पूछेंगे तो वहाँ कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, वहाँ मौन के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल या कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अब हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, बहुत सारी नदियां निकलती है। तो उनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो है विशाल नदियां हैं, लेकिन इनकी विशालता इनकी स्वयं की या इन नदियों की विशालता में इनके स्वयं का कोई योगदान नहीं है। ये तो इस कारण है कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। इनकी विशालता जो है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशालता इसलिए है कि हिमालय में, यहाँ भी हिमालय का मानवीकरण हुआ है कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, अर्थात हिमालय में जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघल पिघल कर पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित होकर इन दो नदियों के रूप में बहती हुई समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर भी मानवीकरण का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर समुद्र का मानवीकरण किया गया है कि कितना सौभाग्यशाली है, कितना किस्मत वाला है वह समुद्र जिसे पर्वतों के राजा हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री नदियों का विवाह समुद्र से कर दिया है। हाथ पकड़ने का श्रेय मिलना मतलब समुद्र और नदियों का विवाह हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। अब जो मैदान में नदियों को देखते हैं, मैदानी भागों में, तो ये नदियां कितनी शांत, कितनी गंभीर, विशाल आकार में दिखाई देती है। उनके दिमाग में शायद ही ये ख्याल आता होगा कि ये विशाल नदियां पर्वतों पर कितनी क्षीण, दुबली पतली दिखाई देती है, बिल्कुल नन्ही बालिका की तरह दिखाई देती है। तो ये नदियां जो है हिमालय की गोद में किस प्रकार बच्ची बनकर खेली होगी, इतनी विशाल नदियां। ऐसा आश्चर्य वो देखने वाला दर्शक करता होगा जो मैदानों में देखता है नदियों को। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि माता पिता की गोद में बेबाक बेझिझक खेलने वाली इन बालिकाओं अर्थात इन नदियों के रूप को वहाँ रहने वाले पहाड़ी व्यक्तियों को ये रूप भले आकर्षक न लगे, लेकिन मुझे तो बहुत ही आकर्षक और लुभावना मनमोहक प्रतीत हो रहा है यह रूप। कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में भी लेखक को कुछ झिझक नहीं हो रही है। यहाँ पर हिमालय की पुत्रियों का विवाह समुद्र के साथ बताया गया है, क्योंकि नदियाँ, हिमालय की पुत्री अर्थात नदियाँ जो बहकर अंत में कहाँ मिल जाती है,
समुद्र में मिल जाती है, समुद्र से एकाकार हो जाती है, तो समुद्र को उनका पति बताया गया है, नदियों का पति बताया गया है। हिमालय को समुद्र का ससुर बताया गया है और नदियाँ समुद्र की पत्नी हुई, ऐसा लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। अब यहाँ पर ये बताने का प्रयास हुआ है कि जो प्रकृति के जो पदार्थों का मानवीकरण है, ये प्राचीन साहित्य से चला आ रहा है। प्राचीन काल में भी जो साहित्य या संस्कृत साहित्य रचे जाते थे, उसमें भी प्राकृतिक चीज़ों का, निर्जीव वस्तुओं का सचेतन रूप में चित्रांकन कवियों के द्वारा किया जाता था। जैसे कालिदास ने अपने मेघदूतम नामक काव्य में किया है, मेघ का मानवीकरण किया है, मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण किया है। उस रचना में कालिदास ने लिखा है कि यक्ष अपनी प्रेमिका यक्षिणी से विलग होकर विरह में तड़पता रहता है और वह यक्ष मेघ को दूध बनाकर, बादल को दूध बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजता है। उसकी प्रेमिका रहती है अलकापुरी में, यक्षिणी। तो यक्षिणी के पास वो मेघदूत को भेजता है संदेश देकर, लेकिन जाते जाते वो मेघदूत से कहता है कि बेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेम का प्रतिदान अर्थात मेघ का मतलब बादल होता है, तो आप समझ गए होंगे कि बादल क्या देगा, जल राशि देगा, पानी देगा। तो बेतवा नदी रास्ते में पड़ेगी, कहाँ जाते समय, यक्षिणी जो यक्ष की प्रेमिका है उसके पास जाते समय मेघदूत को रास्ते में कौन मिलेगी, बेतवा नदी मिलेगी। तो उनको, हे मेघदूत, तुम बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान जरूर देना, अर्थात अपनी जल राशि, कुछ जल राशि उस नदी को जरूर देना। वह तुम्हारी प्रेमिका है, वह तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, ऐसा वह यक्ष बोल रहे हैं। तो यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो लेखक नागार्जुन लिख रहे हैं कि ये जो चंचल नदियां हैं, जिसका मानवीकरण करने में मुझे आनंद आ रहा है, तो इस ऐसा ही मानवीकरण करने में महाकवि कालिदास को भी अच्छा लगा होगा, सचेतन रूपक उन्हें भी बहुत पसंद आया होगा, जो मेघ का मानवीकरण किए हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, अर्थात जो पहाड़ों से बहती हुई छीन दुबले पतले रूप में बहती हुई नदियों को देखेगा, जो समतल मैदानी भूभाग में आकर विशाल रूप धारण कर लेती है, तो वो देखने वाला आश्चर्य में पड़ जाएगा कि ये नदियाँ अलग अलग जगहों पे कैसे अलग अलग शक्लों में परिवर्तित हो जाती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता, माता का अर्थ जानते हैं आप सभी। माता क्या करती है, अपने संतान का पालन पोषण करती है। तो नदियों को लोकमाता क्यों कहा गया? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो क्यों कहा है? कि नदियों के किनारे ही गांव, शहरों, नगरों का विकास हुआ। गांव, शहर, नगरें जो है वो नदियों के किनारे बसाई गई, वहाँ पे संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। तो नदियों के द्वारा धरती का कल्याण हुआ, जीवों का पालन पोषण हुआ नदियों के जल से, इसीलिए नदियों को लोक माता कहा गया। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? तो लेखक कह रहे हैं कि माता बनने से पहले नारी पुत्री के रूप में, छोटी बालिका के रूप में जन्म लेती है, तो उन्हें हम माता बनने से पहले बेटी क्यों न माने? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? और इसी में यदि हम प्रेमिका की भावना भी ले आएं
तो क्या ही अच्छा होगा। ममता का एक और भी धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो ममता का एक और नाम होता है, इस रिश्ते का, प्रेम और ममत्व के रिश्ते का एक और नाम होता है बहन का रिश्ता। बहन के साथ भी प्रेम का ही नाता होता है, जैसे माता के साथ होता है, बेटी के साथ होता है, प्रेमिका के साथ होता है, वैसे ही बहन के साथ भी प्रेम और ममत्व का नाता होता है, रिश्ता होता है, जो लेखक ने नदियों के साथ जोड़ने के लिए कहा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। लेखक लिख रहे हैं कि नदियों के साथ बहन का रिश्ता जोड़ने की जो भावना है वो मेरे मन में भी एक दिन आई थी। कब आई थी? जब मैं थोलिंग में, जो कि तिब्बत में है, वहाँ पे था और मेरा मन वहाँ पर थोड़ा सा खराब था, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। लेखक थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, उनका मन किसी काम में लग नहीं रहा था, तो वे सतलज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब लेखक बता रहे हैं कि जब उनका मूड खराब था, तब वे सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का वक्त था और वे पानी में पैर लटकाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस जल ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि लेखक का मन तरोताजा हो गया। उनकी जो उदासीनता थी वो हट गई और खुशी के मारे वो प्रसन्नता से वे गुनगुनाने लगे। तो यहाँ पर बहन क्यों कहा लेखक ने नदी को? क्योंकि जिस प्रकार बहन जो है अपने भाई की उदासीनता दूर करने का, उसकी समस्या को हटाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार नदी ने भी लेखक के मन की उदासीनता को दूर करने का प्रयास किया। तो लेखक का मन तरोताजा हो गया, खुश हो गया और वे गुनगुनाने लग गए। क्या गाने लग गए? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तो लेखक कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन, तुम्हारी लीला तो बहुत ही न्यारी है, आश्चर्यजनक है। तुम्हारे किनारे आकर तुम्हारे स्पर्श से मेरा मन मुदित हो गया, खुश हो गया और मेरी जो उदासीनता थी वो हट गई, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम पुत्री हो किसकी? हिमालय की। तुम्हारे पिता है हिमालय और वे तुम्हारे लिए चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? कि मेरी बेटी, जैसे पिता की जब पुत्री विवाह करके अपने ससुराल चली जाती है तो पिता चिंतित हो जाते हैं कि वो ससुराल में प्रसन्न होगी कि नहीं होगी, ठीक से उनका दिन चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। ऐसे ही हिमालय की गोद से जब पुत्री निकलकर समुद्र की ओर चली गई है, अर्थात नदी जो है बहते हुए समुद्र की ओर चली गई है, तो पिता हिमालय जो है वो थोड़े चिंताग्रस्त हो गए हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। प्रकृति नटी अर्थात प्रकृति विभिन्न प्रकार की लीलाएं दिखाती है। जैसे कोई नट करतब दिखाता है, वैसे ही प्रकृति भी अद्भुत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील होती है, पल पल बदलती रहती है। तो इस प्रकृति के बीच में यह हिमालय भी अनुपम और अद्भुत है। और इस प्रकार लेखक ने सतलज बहन की जय गान किया है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ऐसा कहकर लेखक जो है नदी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में जाना कि कैसे लेखक ने नदी के साथ में अपनेपन का रिश्ता जोड़ा है, जो कि सच है। नदियों के साथ मानव सभ्यता, मानव जीवन जुड़ा हुआ है और इसी कारण वो हमारी अपनी है। और जो अपना होता है उसका ख्याल रखना, उसका संरक्षण करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी नदियों का ध्यान रखें, नदी की स्वच्छता का ध्यान रखें, पानी का अपव्यय ना करें और उसे गंदा होने से, अस्वच्छ होने से
बचाएं। नदियों को हमारे देश में माता की तरह पूजा जाता है। गंगा यमुना की वंदना की जाती है और वे प्राचीन काल से ही पूजनीय रहे हैं और अब तक भी आगे भी पूजनीय रहेंगे। और इस प्रकार से नदियाँ माँ बनकर हमारा पालन करती है। तो उसके बदले में हम भी उनकी संतान बनकर उनका ख्याल रखें, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप प्रश्नोत्तर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। थैंक